नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ चेतना मनकोटिया। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में बीते शुक्रवार सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में संक्रमण से निपटने के लिए विस्तृत चर्चा हुई और राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक में केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने सभी राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए ट्रैक, ट्रेस और ट्रीटमेंट के बेहद महत्वपूर्ण फॉर्मूले को दोहराया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि कोरोना से लड़ने में केंद्र की तरफ से जरूरी सहायता प्रदान करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, हमें भ्रम से बचना होगा। कोरोना की जांच और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ानी होगी। मंडाविया ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों से 10 और 11 अप्रैल को सभी अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को लेकर मॉक ड्रिल करने को कहा है। बीते गुरुवार लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। उन्होंने बताया कि सदन ने अनुदान की मांगों और संबंधित विनियोग विधेयक को मंजूरी दी। इस सत्र के दौरान 8 विधेयक पुनः स्थापित किए गए और 6 विधेयक पारित हुए। वहीं केंद्रीय संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अनुसार लोकसभा में दूसरे चरण के दौरान 34% की उत्पादकता और राज्यसभा में 24.4% उत्पादकता दर्ज की गई है। बता दें कि बजट का पहला सत्र 31 जनवरी से शुरू हुआ, जो 13 फरवरी तक चला था। इस दौरान 1 फरवरी को संसद में निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया था, तो वहीं संसद का दूसरा सत्र 13 मार्च से शुरू हुआ, जो 6 अप्रैल को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। कनाडा के ओंटारियो में गुरुवार को भारत विरोधी तत्वों ने स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की और दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे। इस पर भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 7 अप्रैल को कहा कि हम इस घटना की निंदा करते हैं। अरिंदम बागची ने बताया कि इस मामले को कनाडा के अधिकारियों के सामने रखा गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि ऐसी घटना दोबारा न होने पाए। भारत की ओर से साफ शब्दों में कहा गया है कि इसकी गतिविधियां बढ़ रही हैं और इस पर कनाडा की सरकार सख्त कार्रवाई करे। भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल को 44वां स्थापना दिवस था। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तब हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठा कर ले आए थे। भाजपा भी इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रहती है। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि आज ये लोग खुलकर कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। बादशाही मानसिकता वाली पार्टियों को एक बात पता नहीं है कि देश का गरीब और युवा, माताएं, बेटियां, दलित, आदिवासी हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए खड़ा हुआ है। कांग्रेस से नेताओं का पलायन करने का सिलसिला जारी है। देश के पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी के बाद अब आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने बीते शुक्रवार बीजेपी का दामन थाम लिया है। रेड्डी को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। किरण ने भाजपा में शामिल होने के बाद कहा कि उन्होंने राज्य के विकास के लिए ये कदम उठाया है। साथ ही उन्होंने राहुल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक कहावत है, मेरा राजा बहुत बुद्धिमान है, वे अपने बारे में नहीं सोचता, किसी की सलाह नहीं सुनता। बता दें कि किरण रेड्डी ने बीती 12 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजा था। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बजट में एक नई स्कीम की घोषणा की थी, जिसकी शुरुआत बीते सोमवार को हो चुकी है। वित्त मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 के लिए अधिसूचना जारी करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से 1.59 लाख डाकघरों में उपलब्ध करा दिया है, जिसे लेकर पीएम मोदी ने सोमवार को ट्वीट करते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और महिला सम्मान बचत पत्र इसका बेहतरीन उदाहरण है। आज भारत की सराहना पूरी दुनिया कर रही है, तो वहीं 4 अप्रैल को अमेरिका ने भी भारत की तारीफ की। बाइडेन प्रशासन की एक शीर्ष अधिकारी और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की प्रबंधक समांथा पावर ने भारत की प्रशंसा की।
दुनिया भर में आपदा से निपटने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के लिए समांथा पावर ने कहा कि भारत कई क्षेत्रों में विकास कर रहा है और फल फूल रहा है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शीर्ष पर काबिज हुए हैं। मॉडर्न कंसल्ट द्वारा जारी बीते सोमवार के सर्वे के अनुसार पीएम मोदी 76% की रेटिंग के साथ पहले नंबर पर हैं। पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर को 61% रेटिंग के साथ रखा गया है। भारत जल्द ही अमेरिका के साथ एक और बड़ी हथियार डील पूरी करने की ओर बढ़ रहा है, जिसके तहत अमेरिका से हेलफायर मिसाइल्स और मार्क 54 एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज खरीदने की बात हो रही है। बता दें कि MH-60 रोमियो मल्टीरोल हेलीकॉप्टर्स के लिए खरीदे जा रहे हैं। इसका प्रपोजल डिफेंस मिनिस्ट्री में बहुत ही एडवांस स्टेज में है। लगभग $300 मिलियन यानी करीब 25 अरब रुपए की डील विदेश सैन्य बिक्री मार्ग के तहत पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते बुधवार स्टैंड अप इंडिया अभियान के 7 वर्ष पूरे होने पर उसकी सराहना की और कहा कि इस पहल ने SC/ST समुदायों और महिलाओं को सशक्त बनाने में भूमिका निभाई है। बता दें कि स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान देने के साथ शुरू की गई थी। योजना के तहत अब तक 1.8 लाख उद्यमियों को 40,600 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। इस योजना के कुल लाभार्थियों में 80% महिलाएं हैं। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी सफलता मिली है। भारत ने बीते बुधवार संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च सांख्यिकी संस्था का चुनाव जीत लिया है। अब अगले 4 वर्ष के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुन लिया गया, जिसका कार्यकाल अगले साल जनवरी से शुरू होगा। चुनाव में भारत को 53 वोटों में से 46 वोट मिले, जबकि चीन को 19 वोट और संयुक्त अरब अमीरात को 15 वोट मिले। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कड़े मुकाबले में इस बड़ी जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई दी है। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की ओर से भारत के संबंध में जारी बयान की विदेश मंत्रालय ने निंदा की है। मंत्रालय के प्रवक्ता अनिंदम बागची ने बीते बुधवार कहा कि हम OIC के बयान की कड़ी निंदा करते हैं। ये उनकी सांप्रदायिक मानसिकता और भारत विरोधी एजेंडे का एक और उदाहरण है। दरअसल OIC ने रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान भारत के कई राज्यों में हुई हिंसा पर अल्पसंख्यकों को लेकर गलत बयानबाजी की थी, जिस पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं और मंदिरों को लेकर अब चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। मंदिरों की रक्षा करने के मामले में अब SIT जांच होगी। जम्मू कश्मीर पीस फोरम द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों के आधार पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 7 अप्रैल को कश्मीर में मंदिर संपत्तियों के अवैध पट्टे और अवैध उपयोग के लिए की गई के SIT जांच के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 6 अप्रैल को प्रदेश का पहला हेल्थ ATM स्थापित किया। हेल्थ ATM के जरिए 1 बूंद खून से 30 सेकंड के भीतर स्वास्थ्य संबंधी 72 तरह की जांच की जाएगी। सीएम ने 6 हेल्थ ATM और 40 ट्रू नेट मशीनों का लोकार्पण भी किया। वहीं इस मौके पर सीएम ने कहा कि 4 धाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले पर्यटकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए यात्रा मार्गों पर ये हेल्थ ATM स्थापित किए जाएंगे। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल से जुड़े आपराधिक मामले में मंगलवार को मैनहट्टन की अदालत में पेश होने पहुंचे ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया था। ट्रंप के खिलाफ 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले पॉर्न स्टार को मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने और उसे छिपाने के लिए आर्थिक रिकॉर्ड में हेराफेरी समेत 34 आरोप लगे हैं। कोर्ट में पेशी के दौरान ट्रंप ने सभी आरोपों को गलत बताते हुए खुद को बेकसूर बताया। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने ट्रंप को करीब 1.22 लाख डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया। साथ ही ट्रंप को रिहा भी कर दिया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। अब तालिबानी हुकूमत अक्सर महिलाओं पर नए प्रतिबंध जारी करते हैं। तालिबानी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के NGO के लिए काम करने वाली महिलाओं पर भी बैन लगा दिया है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव के स्पीकर दुजारिक ने बीते बुधवार तालिबान को फटकार लगाई और कहा कि इस तरह के बैन पूरी तरह से गलत हैं। उन्होंने कहा कि ये महिलाओं को परेशान करने वाली हरकत है। मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प उत्पाद ने 7 अप्रैल को बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा मध्य प्रदेश के 6 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है।
मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अनुसार डिंडौरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कारपेट, उज्जैन की बाटिक प्रिंट, जबलपुर भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट, बालाघाट की वारासियोनी की साड़ी और रीवा के सुंदरजा आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। साथ ही प्रदेश ने जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या 19 हो गई है। सरकारी पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GEM से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। 3 अप्रैल को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार GEM पोर्टल लॉन्च होने के बाद करीब 400 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है और दूसरे वर्ष GEM ने करीब 5,800 करोड़ रुपए का कारोबार किया। बीते मंगलवार को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश का 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.68 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें 20.33% की वृद्धि दर्ज की गई। 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह संशोधित अनुमानों से 0.69% अधिक है। 2022-23 के केंद्रीय बजट में प्रत्यक्ष कर राजस्व के लिए बजट अनुमान 14.20 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था, जिसे संशोधित कर 16.50 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2023 के आखिरी महीने यानी मार्च में यूपीआई लेन देन ने भी नया रिकॉर्ड बनाया। यूपीआई से हुआ लेन देन 14 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर पहुंच गया है। फरवरी महीने के मुकाबले में यूपीआई लेन देन 13% बढ़ी है। अगर पिछले साल मार्च की बात करें तो उसकी तुलना में इस बार सौदों की संख्या में 60% की तेजी आई है। 95 वर्ष की महिला भगवानी देवी ने बीते मंगलवार पोलैंड में इतिहास रचा है। दिल्ली के नजफगढ़ की एथलीट दादी भगवानी देवी डागर ने पोलैंड में आयोजित 9वीं वर्ल्ड मास्टर्स एथलीट इंडोर चैंपियनशिप 2023 में 3 गोल्ड जीतकर भारत की झोली में डाले हैं। भगवानी देवी दादी ने 60 मीटर दौड़, डिस्कस थ्रो और शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीते हैं। सुपरस्टार प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान की फिल्म आदिपुरुष एक बार फिर विवादों में है। इस बार फिल्म के पोस्टर को लेकर बवाल छिड़ा है। आदिपुरुष के मेकर्स के खिलाफ हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने और नए पोस्टर में सभी कलाकारों को बिना जनेऊ पहने दिखाए जाने का आरोप है। इसे लेकर बीते बुधवार मुंबई के साकानाकी पुलिस स्टेशन में फिल्म के प्रोड्यूसर, कलाकार और डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। देश में वाहनों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। बीते मंगलवार को फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी फाडा के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च माह में पैसेंजर व्हीकल्स की कुल बिक्री में 14% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी आने से पहले वर्ष 2019 में इंडस्ट्री ने 32 लाख गाड़ियों की बिक्री की थी, जिसका रिकॉर्ड वित्त वर्ष 2023 में बिकने वाली 36 लाख से अधिक गाड़ियों के आंकड़ों ने तोड़ दिया है।